सो यूक्रेन और रशिया का 4 साल से वॉर चल रहा है, उस पर आपका क्या सोचना है कि क्या हुआ है? यूक्रेन के साथ क्या हुआ, रशिया के साथ क्या हुआ, अमेरिका के साथ क्या हुआ, यूरोप के साथ क्या हुआ और इंडिया जैसे दूसरे कंट्रीज, आपका टेक क्या है? क्या हो चल रहा है, चल क्या रहा है? यूक्रेन यूरोप के साउथ में एक कंट्री है जो रशिया से अलग हुआ है। और वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादातर नीचे वाले भाग में ईस्ट साइड में रशियन है, आज भी रहते हैं। तो रशिया का ये कहना है कि उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और टॉर्चर करते हैं, और इसीलिए वो नहीं, पर वो तो नाटो का मेंबर बनना चाहते थे। ओरिजिनल वॉर की वजह तो नाटो मेंबरशिप है ना, वो क्या चक्कर है? नाटो तो 4 साल से क्यों चल रहा है ये? नाटो एक्चुअली संगठन बना था जब यूरोप अलग हुआ था 80s में। तो उनका ये था कि हमको रशिया एक बहुत बड़ी पावर है, तो टॉर्चर करेगा, हमको इसका बदला जरूर लेगा। तो अमेरिका ने इनको कहा कि मैं तुमको सुरक्षा दूंगा, तुम ऐसा करो, संगठन बना लो ये, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का नाम दिया गया। एक उन्हें संगठन बनाया है। मतलब एक पे अटैक होगा तो सब पे अटैक माना जाएगा, हाँ, सब है ना? पे मतलब अटैक माना जाएगा। सबके रिसोर्सेज पूल के जाएंगे, सब लोग अपने बजट का 3% 2% पहले डिफेंस पे खर्च करेंगे। 1% देते थे और मेजर खर्चा अमेरिका उठाता था। तो यूएसएसआर का मेंबर था रशिया, यूक्रेन, तो फिर वो नाटो में क्यों घुसना चाहता था? नाटो में इसलिए घुसना चाहता है कि उसको अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट करता है, जो हथियार देता है, और यूरोपियन कंट्रीज भी अपने अपने हथियार की बेचने की होड़ में है। तो इस नाते उन्हें जेलेंस्की को भड़काया कि तुम अपने एक अलग वो तुम नाटो में आ जाओ तो हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। रशिया का कहना है कि हमारी बॉर्डर पे वारफेयर के इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए जा सकते, हमारी सुरक्षा इससे खतरे में है। मतलब ये वैसी हो गया जैसे हमारे पास जैसे कोई पाकिस्तान को नाटो में ले ले, हाँ, हमको चलेगा क्या? हाँ, हमारे बॉर्डर पे ईस्ट पाकिस्तान, नेपाल को कोई नाटो में ले ले, हाँ, ईस्ट पंजाब में को थ्रेटन करने के डोर लिए पे आ वेस्ट गया। पंजाब पे अब न्यूक्लियर वो बना लें, एनिमी एट द डोर हो गया। हाँ, तो वो रशिया को आज भी पसंद नहीं है। तो यूएसएसआर से अलग हुआ था, तो यूक्रेन और रशिया में इतने डिफरेंसेस कैसे? ये तो एक ही देश थे पहले, अब इतनी दुश्मनी जैसे इंडिया पाकिस्तान, ऐसा हो गया? हाँ, ये भी 90 में है। ये भी 15 कंट्रीज में जो अलग अलग उसको ब्रेक किया गया, उसमें भी अमेरिका का डेमोक्रेसी के नाम पे दो डिफरेंट इकोनॉमी है। रशिया इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड रशिया इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड अमेरिका इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो ओपिनियन है, लेकिन है तो दोनों डेमोक्रेसी है। हाँ, तो दोनों की आर्म रेस है, दोनों अपना अपना वर्चस्व चाहते हैं। और रशिया पॉपुलेशन वाइज भले ही छोटा है, लेकिन रोमन साम्राज्य से कितने लोग हैं रशिया में? 14 करोड़ हैं आज। रशिया में आज की पॉपुलेशन 14 करोड़ है। डिवाइड होने के बाद भी 14 करोड़ है, लेकिन लैंड एरिया हमसे 1/10, मतलब इंडिया से 1/10, हाँ, 140 करोड़ का 1/10। तो उनकी पॉपुलेशन काफी कम है एरिया के हिसाब से। तो वो अपनी पॉपुलेशन की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपनी कंट्री को सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन एक्सपांशनिस्ट नहीं है वो लोग, मतलब कि मेरी टेरिटरी और ज्यादा हो जाए। लेकिन क्रीमिया वगैरह रशिया यूक्रेन वॉर में तो बहुत सारा एरिया ले लिया उन्होंने, और बोल रहे हैं वहाँ आगे भी हम तुमको एनेक्स करेंगे। वो तो अब इसलिए करेंगे कि अब ये यदि वॉर शुरू हो गया, अमेरिका के सपोर्ट में जाएंगे और यूरोप यदि उनको हथियार देगा तो रशिया को तो थ्रेट है। तो ये वॉर तो पहले दिन ही खत्म हो जाना था कि सीधा अमेरिका बोलता कि नहीं, तुमको नाटो में नहीं ले सकते, वॉर खत्म हो जाता, होता ही नहीं वॉर। वो एक्चुअली अमेरिका को भी तो पूरे वर्ल्ड में हथियार बेचने हैं, यदि लड़ाई नहीं होगी तो हथियार किसको बेचेगा? रशिया को तो बेचेगा नहीं। तो यही जो कंट्री है, जो छोटी छोटी कंट्री जो खतरे में है, जिनको भय क्रिएट करना जिसको बोलते हैं, जब तक। और ऐसा भी लग रहा है आपको कि रशिया ने अपने आर्म्स की टेस्टिंग कर ली? हाँ, एक्चुअली ज्यादा खरीदेंगे अब इस वॉर के बाद, तो ज्यादा लोग रशिया से खरीदेंगे। हाँ, रशिया को न्यूक्लियर से थ्रेट इसलिए भी है कि न्यूक्लियर के मामले में यूरेनियम रिच है रशिया, और यूरेनियम वो एनरिच भी करता है और पूरे वर्ल्ड को देता भी है। इवन अभी वार चल रहा है तो भी अमेरिका यूरेनियम लेता है, वहाँ शिप जाते हैं वहां से अमेरिका। अच्छा, आप कह रहे हो कि अमेरिका अभी भी यूरेनियम खरीद लेता है,
और इंडिया को कहता लेकिन है इंडिया कि को तुम तो तेल कहता है मत कि तुम खरीदो, तेल मत खरीदो बोलता तेल है। मत खरीदो। चाइना को बोलता है तुम तेल मत खरीदो, हम टैरिफ लगाएंगे। वो यूक्रेन खरीदता जाएगा। हम जो करें सो सब ठीक है, दूसरा जो करे सो गलत है। हम्म। तो एक्चुअली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मान्यता ही होती है कि वो इन प्रकार अपने कंट्री के लिए पैसे, अपने बिजनेस कम्युनिटी के स्वार्थ के लिए वो काम करते अब हैं। आगे क्या होने वाला? अब जेलेंस्की अपने देश में जाके क्या बोलेगा कि मैं सुलह कर लूंगा? मानेंगे लोग? अब जेलेंस्की तो ट्रूस होने के जेलेंस्की कगार को में। अब मजबूर इसलिए हो गया कि अंदरूनी तौर पे ये ट्रम्प को ये है, पीस नोबेल प्राइज का एक भूत लग गया है कि मुझे नहीं, वो तो मिलना हार गया ना, अब तो डिक्लेयर हो गया, नोबेल नहीं मिला। तो वो पीस वो पीस कोशिश के कर। लिए वो ट्राई कर रहा है। तो वो रशिया से अंदरूनी तौर पे उसकी वो हो रही है, डील हो गई है। तो वो अब क्या करेगा? रशिया को बोलेगा कि तुम ईस्ट वाला जो भाग है वो ले लो। रशिया का मेन इंटरेस्ट ये है क्रीमिया और जो लोग रशियन बोलते हैं, डोकलाम जो एरिया उसने जीत लिया है, वो नहीं देगा। ट्रम्प ने बैकडोर एंट्री से शायद स्वीकार कर लिया है कि जो एरिया तुमने जीत लिया तुम तुम्हारा ये हो ले गया। लो और मैं ये इधर है, मैंने जो 500 बिलियन जो लगाए हैं यहाँ हथियार के लिए खर्च किए हैं, वो मैं मिनरल से रिकवर करूंगा। तो मुझे जेलेंस्की से वो प्रॉमिस करवा रहे हैं कि मैं अब इसके रिकंस्ट्रक्शन नाम पे यहाँ मेरी मिलिट्री रहेगी। अच्छा, अगर रशिया पूरा यूक्रेन ले लेता है, पूरा यूक्रेन, तब तो वो डील वील का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, अमेरिका के पूरे पैसे डूब जाएंगे। और रशिया चाहता है कि वार चलता रहे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो आफ्टर ऑल उन्हीं के टूटे हुए पार्ट हैं। तो वो नेचुरली वो चाहेंगे कि दूसरी कंट्री क्यों आके बैठे वहाँ पे। और जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का यूज इंडिया पाकिस्तान में हुआ, यहाँ पे कई सारी मिसाइल्स का रशिया ने यूज किया। ड्रोन में थोड़े कमजोर पड़े वो, तो जो हथियार उन्होंने ड्रोन में कमजोर पड़ने का कारण ये था कि रशिया के पास बड़े बड़े हथियार तो हैं कि जो 5,000 10,000 किलोमीटर दूर मार सकते हैं, लेकिन हर जगह बड़ी बड़ी चीज काम नहीं आती। जहाँ छोटी चीज, छोटा हथियार की जरूरत होती है, वहीं पे वही काम ड्रोन ने किया। इसने जेलेंस्की ने एक बार उनके एक साथ 250-300 ड्रोन उड़ा के उनकी ऑयल रिफाइनरी पे गिरा दिया। वहाँ से रशिया बहुत हो गया, मेन जो मॉस्को वाला एरिया वहाँ गिरा दिया। तो वो छोटी सी चीज वो काम कर गई जो बड़ी बड़ी मिसाइल करती है। तब उसको समझ में आया, तब उसको लगा कि नहीं, बड़ी मिसाइल तो है, छोटे नहीं है हमारे पास। और बड़ी मिसाइल की कॉस्ट में करोड़ों रुपए लगते हैं। तो एक चूहा मारने के लिए कोई बड़ी मिसाइल क्यों गिराएगा? कोई भी आदमी हो, उसके लिए तो छोटे हथियार उपयोग होना। गोरिल्ला युद्ध, हाँ, छोटी चीज हो, डिजिटल गोरिल्ला युद्ध। हर चीज की एक अपनी अपनी वो अहमियत है। अच्छा, अब क्या जेलेंस्की वापस अपने वोटर्स के पास जा सकता है और बोल सकता है कि हम लोग अब सुलह कर लेते हैं रशिया से? जेलेंस्की दोनों तरफ से फंस गया है, ट्रैप में आ गया है इस समय। यदि नहीं मानता है तो वार झेलता रहेगा और इकोनॉमी बहुत तहस नहस है। अमेरिका ने मना कर चुका है कि मैं हथियार नहीं दूंगा। उसने यूरोपियन कंट्रीज को बोला है कि मैं तुमको भी सुरक्षा नहीं दूंगा, तुम अपने 5% हिस्सा स्पेयर करो सुरक्षा के लिए और ग्रुप बनाओ, तब जीडीपी का 5%। तो यूरोपियन कंट्रीज मजबूर हो गई हैं। अब सवाल ये होता है कि जब अमेरिका ही इन यूरोपियन कंट्रीज की सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो वो जेलेंस्की की सुरक्षा कैसे करेगा? मामला ये है, इसीलिए जेलेंस्की लूजर हो गया है। उसने तो अब उसके पास एक्चुअली कोई रास्ता नहीं है। तो नेगोशिएशन पूरा पावर पूरी रशिया के पास है इस वक्त। हाँ, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। और दूसरा, अंदरूनी तौर पे पॉपुलेशन बहुत कम होने से और उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत नुकसान हुआ है। जेलेंस्की का स्कूल कॉलेज सब खत्म हो गए हैं, पॉपुलेशन में बहुत कैजुअलिटी हुई है। तो अंदरूनी विद्रोह भी होने लगा है उसमें। तो लोग चाहने लगे हैं कि जेलेंस्की को हटा दिया जाए, देश की समस्या हल। बट आपको लगता है जेलेंस्की की जान को खतरा है? हाँ, खतरा हो तो बिल्कुल रहता है ऐसे। ताकि ट्रूस हो जाए, अमेरिका को अपनी यूरेनियम वगैरह एक्स्ट्रा माइंस मिल जाए, रशिया को टेरिटरी मिल जाए, इससे विन विन फॉर एवरीवन। रशिया को एक फायदा होता है। रशिया क्रीमिया को इसलिए चाहता है, 2008 में इसने क्रीमिया ले लिया था। उस वहां से झगड़ा शुरू हुआ कि मेरी जेलेंस्की बोला कि क्रीमिया मुझे ले लिया, तो रशिया बोला ये मेरा है। रशिया को इसलिए चाहिए कि उसके ऊपर वाला भाग है जो नॉर्दर्न भाग में बर्फ जमी रहती है, और उसके जो सारे यूरेनियम और शिप बिल्डिंग और जो
ट्रेड का जो पोर्ट है वही है, पोर्ट बंद हो जाता है, जम जाता है। उस समय उसको बर्फ काटने वाले मशीनें लगा के वो शिप चला के और अपने शिप चलाने पड़ते हैं। तो रशिया यानी हाउ क्रीमिया चाहता है कि क्रीमिया का जो पोर्ट है ऑल द ईयर ओपन रहता है, जमता नहीं। तो रशिया का एक लालच ये था। रशिया अच्छा, 4 साल पहले अमेरिका को सूट करता था कि ये वॉर हो, अमेरिका के फायदे में था। अमेरिका को हमेशा वार होता रहे यही सूट करता है, क्योंकि अमेरिका छोटी मोटी चीज नहीं बनाता है। उनका जो गुरूर है वो छोटी चीजों को ऐसे वैसी कंट्री को दे देते हैं कि तुम्हारा पर्यावरण खराब हो, तुम कुछ भी करो, शिप तोड़ना हो तो तुम तोड़ो, तुम्हारे पोर्ट गंदे करो, हम तो हथियार बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, बेचेंगे। जो उनकी सनशाइन इंडस्ट्री है। सनशाइन इंडस्ट्री है ये असली ये एशिया यूरोप की ये कहानी है। इंडिया को इससे ओके, थैंक यू वेरी मच। हमने जो विचार दिया है इससे आपको यदि कुछ लाभ हुआ हो, कुछ हमने सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। नहीं, अमेजिंग वे, इतना नट शेल में 10 मिनट में इंडिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, अमेरिका और ये वॉर, ये 4 साल इतना अच्छा किसी भी वीडियो में कैप्चर नहीं हुआ है। आपने बिल्कुल बढ़िया नट शेल में सब बताया। थैंक यू। और डिटेल में और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।